नमस्कार। आज हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कह सकते हैं एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो भारत की सांस्कृतिक विविधता पर आधारित एक किताब के कुछ अंश है और हमारा मकसद है यहाँ के अनोखेपन को समझना। मतलब कैसे सदियों पुरानी जनजातियाँ और जो लोग बाद में आकर बसे वो एक साथ रहते हैं, उनकी संस्कृतियाँ, उनका जीवन, इन सब को जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये द्वीप है कहाँ और मतलब कितने पुराने हैं, लोग कब से रह रहे हैं यहाँ? हाँ, तो देखिए ये द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, भारत की मुख्य भूमि से थोड़ी दूरी पर। और जहाँ तक इतिहास की बात है, तो यहाँ इंसानी बसावट बहुत बहुत पुरानी है। हम मध्य पाषाण युग की बात कर रहे हैं। मध्य पाषाण युग? जी हाँ, और हजारों सालों तक ये द्वीप बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए थे, बिल्कुल अलग थलग। इसी वजह से यहाँ बहुत ही विशिष्ट, मतलब बिल्कुल अनोखे समूह विकसित हुए। अच्छा। सही मायनों में अगर देखें तो बाहरी दुनिया से जो स्थायी संपर्क बना वो तो 19वीं सदी के मध्य में ही शुरू हुआ। हम्म। और आज ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जी। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। हम्म। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और बारिश दोनों मानसून से होती है। ओ। और कुछ दिलचस्प राजकीय प्रतीक भी हैं यहाँ के, जैसे राजकीय पशु है डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं। ओ, डुगोंग। हाँ, और राजकीय पेड़ है अंडमान पडॉक। ये सब यहाँ की खास प्राकृतिक विरासत दिखाते हैं। स्रोतों में यहाँ के लोगों के बारे में दो मुख्य वर्गों का जिक्र मिलता है। एक तो वो जो बाहर से आकर बसे और दूसरे यहाँ के मूल निवासी। ये वाकई दिलचस्प लगता है। ये कौन लोग हैं और ये मेलजोल कैसे काम करता है? हाँ, ये मिश्रण ही अंडमान और निकोबार की शायद सबसे खास बात है। देखिए, एक तरफ तो वो लोग हैं जो भारत की मुख्य भूमि से आए, अलग अलग जगहों से, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। अच्छा, पूरे भारत से मतलब? हाँ, लगभग। और सिर्फ भारत ही नहीं, पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार और श्रीलंका से भी लोग आकर बसे हैं। और फिर दूसरी तरफ है यहाँ की स्वदेशी जनजातियां, जो हजारों सालों से यही हैं। हम्म। इन मूल निवासियों को भी मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा जाता है। ये वर्गीकरण ऐतिहासिक रूप से शारीरिक विशेषताओं पर आधारित था। अंडमान द्वीपों में है नीग्रॉइड मूल की जनजातियां, जैसे ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे और सेंटिनेली। सेंटिनेली ये वही हैं जो बिल्कुल अलग रहते हैं? जी हाँ, सेंटिलेरी आज भी बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह अलग हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और फिर निकोबार द्वीप समूह में है मंगोलॉइड मूल की जनजातियां, इनमें ग्रेट निकोबारी और शोम्पेन प्रमुख हैं। अच्छा। तो ये जो प्रवासी हैं और ये जो स्वदेशी समूह हैं, इनका एक साथ रहना, यही इस जगह को एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान देता है। इसीलिए इसे अक्सर लघु भारत या मिनी इंडिया भी कहा जाता है। लघु भारत, हाँ समझ आता है क्यों। और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि अलग-अलग समुदाय आमतौर पर शांति और सद्भाव से रहते हैं। ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल। इतने सारे अलग अलग मूल के लोग, तो जाहिर है भाषाएं भी कई होंगी। सरकारी काम कैसे चलता है और आम बोलचाल में? हाँ, बिल्कुल। भाषाएं तो कई हैं। देखिए, आधिकारिक भाषाएं तो हिंदी और अंग्रेजी हैं। और यहाँ हिंदी की भूमिका काफी दिलचस्प है। ये बहुत व्यापक रूप से समझी और बोली जाती है। अच्छा, मतलब संपर्क भाषा की तरह? हाँ, एक तरह से संपर्क भाषा का काम करती है, क्योंकि इतने अलग-अलग मातृभाषा वाले लोग हैं। जैसा हमने कहा, बसे हुए लोगों में भारत के लगभग सभी बड़े भाषाई समुदायों के लोग हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रशासन ने कुछ और प्रमुख भाषाओं को भी मान्यता दी है, जैसे बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम और निकोबारी। निकोबारी भी? ये तो मूल निवासियों की भाषा हुई। जी, निकोबारी जनजातियों की भाषा। तो ये भाषाई विविधता भी उस लघु भारत वाली तस्वीर को और पुख्ता करती है। अब जरा संस्कृति पर आते हैं। बाहरी दुनिया के संपर्क का रोजमर्रा की चीजों जैसे पहनावे और खान पान पर क्या असर पड़ा है? क्या पारंपरिक तरीके अब भी चल रहे हैं? असर तो काफी गहरा पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर पहनावे पर। पारंपरिक रूप से देखें तो मूल निवासियों के पहनावे बहुत अलग-अलग थे। जैसे सेंटिनली जनजाति के बारे में कहा जाता है कि वे लगभग कोई कपड़े नहीं पहनते। सच में? हाँ, और जारवा लोग वो सीपियों और पेड़ों की छाल के बने हार या बाजूबंद जैसे आभूषण पहनते थे। शोम्पेन लोग थे, वो कमर के नीचे बस साधारण सा कुछ पहनते थे। अच्छा। लेकिन बाहरी दुनिया के संपर्क में आने के बाद कई जनजातियों ने, मतलब ज्यादातर ने, आधुनिक कपड़े अपना लिए हैं। जैसे कार निकोबार के लोग हैं या ओंगे जनजाति के लोग, वो अब बसे हुए लोगों की तरह ही कपड़े पहनते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग मुख्य भूमि से आकर बसे हैं, उनका पहनावा तो वैसा ही है जैसा भारत के बाकी हिस्सों में। हाँ, वो तो होगा ही। हाँ, यहाँ परंपरा और आधुनिकता दोनों का मिश्रण साफ दिखता है पहनावे में। और खान पान?
समुद्री भोजन का जिक्र तो लगता है बहुत होता है वहाँ। और क्या मूल निवासियों के खाने में भी बदलाव आया है? खान पान भी बिल्कुल मिली जुली संस्कृति दिखाता है। जो लोग बाहर से आए वो अपने साथ अपने अपने इलाके के व्यंजन लाए। उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सब तरह का खाना। सही। और समुद्री भोजन, वो तो जाहिर है यहाँ की खासियत है। द्वीप है आखिर, तो वो प्रचुर मात्रा में है और बहुत लोकप्रिय भी। जैसे क्या खास है समुद्री भोजन में? अरे बहुत कुछ। झींगा करी, ग्रिल्ड लॉबस्टर, ये सब आम है। और कभी-कभी इनमें भारतीय मसालों के साथ थोड़ा बर्मी या थाई स्वाद का असर भी दिखता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और मूल निवासियों की बात करें तो वो पारंपरिक रूप से तो शिकार पर और जंगल से कंद मूल, फल वगैरह इकट्ठा करने पर निर्भर थे। हम्म। लेकिन बाहरी संपर्क के बाद उनमें से भी कई अब पका हुआ भोजन खाने लगे हैं। जैसे ग्रेट अंडमानी जनजाति के लोग हैं, वो अपना पारंपरिक भोजन जैसे केकड़ा, मछली, सूअर का मांस, कछुए के अंडे वगैरह अब मसालों के साथ पकाना सीख गए हैं। वाह। हाँ, और कुछ ने तो सब्जियां उगाना और मुर्गी पालना भी शुरू कर दिया है। तो ये दिखाता है कि कैसे संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, बदलती हैं। और पीने के लिए नारियल पानी का जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, ताज़ा नारियल पानी वो तो वहाँ हर जगह आसानी से मिल जाता है और लोग उसे समुद्री भोजन के साथ पीना बहुत पसंद करते हैं। एक तरह से परफेक्ट कॉम्बिनेशन मानते हैं। लगता तो है। अच्छा, त्योहारों की बात करते हैं। क्या यहाँ भी वो लघु भारत वाली झलक दिखती है? और क्या कुछ ऐसे त्योहार भी हैं जो सिर्फ यहीं के लिए खास हैं? बिल्कुल, त्योहारों में तो ये लघु भारत वाली भावना खूब दिखती है, क्योंकि बसे में लोगों में हिंदू काफ़ी संख्या में हैं, तो दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, ये सब प्रमुख हिंदू त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और उसी तरह क्रिसमस और ईद जैसे ईसाई और मुस्लिम त्योहार भी पूरे जोश के साथ मनाए जाते हैं। यानी भारत के मुख्य त्योहार तो सब हैं वहाँ। हाँ, लगभग सभी। लेकिन इनके अलावा निकोबारी जनजातियों का एक बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण त्योहार है ओसवारी फीस्ट। ओसवारी फीस्ट, अस्थि भोज। हाँ, अस्थि भोज। ये त्योहार परिवार के किसी दिवंगत मुखिया, किसी बड़े सदस्य को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है और इसकी रस्में बहुत खास होती हैं। इसमें अक्सर रात भर चांदनी रात में पारंपरिक नृत्य होता है। पूरा समुदाय हिस्सा लेता है। रात भर नृत्य? हाँ, और फिर अगली सुबह सूअर की लड़ाई का आयोजन होता है। ये उनकी अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और पूर्वजों से जुड़ाव का प्रतीक है। बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है उनके लिए। ये तो वाकई बहुत अलग और खास है। अच्छा, कलाओं का भी जिक्र है, प्रदर्शन कलाएं और दृश्य कलाएं। इनमें क्या खास बात है? क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है या इनका कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, यहाँ की जो प्रदर्शन कलाएं हैं उनमें तकनीकी बारीकी या परफेक्शन से ज्यादा जोर सामुदायिक भागीदारी और सबके आनंद पर होता है। जैसे ओंगे जनजाति के लोगों को अच्छा गायक माना जाता है। अच्छा। हाँ, और उनके गीत अक्सर उनकी यात्राओं, शिकार के अनुभवों या रोजमर्रा की घटनाओं पर आधारित होते हैं। प्रेम या धर्म जैसे विषयों पर कम होते हैं। और वो गाते हुए अक्सर नाचते भी हैं। और ये नृत्य वो एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं होती। मतलब समुदाय के साथ सीखना और करना। बिल्कुल। इसी तरह निकोबारी नृत्य, जो खासकर ओसवारी फीस्ट के दौरान होता है, वो भी एक बहुत पुरानी कला है। पूर्णिमा की रात होती है, नर्तक नारियल और केले के पत्तों से बने प्राकृतिक आभूषण पहनते हैं, एक दूसरे का कंधा पकड़कर गोल घेरे में झूमते हैं। बिना संगीत के? हाँ, कोई वाद्य यंत्र नहीं होता, बस एक मुख्य गायक होता है, उसी की लय पर पूरा समूह नाचता है। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये समुदाय को जोड़ने का, अपनी परंपरा को जीवित रखने का एक तरीका है। ये तो बहुत सुंदर कल्पना है। और दृश्य कलाओं के बारे में, सेल्युलर जेल की ऐतिहासिक कहानी तो है ही, पर क्या हस्तशिल्प में भी कुछ खास है? जरूर। सेल्युलर जेल तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक है। उसकी अपनी कहानी है, लेकिन द्वीपों की रचनात्मकता यहाँ के हस्तशिल्प में भी बहुत अच्छे से दिखती है। यहाँ के लोग स्थानीय प्राकृतिक चीजों का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं अपनी कला में। जैसे ताड़ के पत्तों से बनी चटाइयाँ, वो काफी मशहूर हैं उनके डिजाइन और उनकी मजबूती के लिए। अच्छा। फिर लकड़ी का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। जंगल तो बहुत हैं यहाँ। पारंपरिक रूप से तो लकड़ी का इस्तेमाल घर बनाने और डोंगी, मतलब छोटी नाव बनाने में होता था। लेकिन अब पडॉक जैसी जो स्थानीय लकड़ियां हैं, उनसे खूबसूरत सजावटी सामान भी बनाते हैं, जैसे टेबल टॉप हो गए या डोंगियों के छोटे मॉडल। ये पर्यटकों में काफी लोकप्रिय हैं। हाँ, ये तो यादगार चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। और बेंत और बांस का सामान भी बनता है। स्रोतों में सीपियों से बने शिल्प को सबसे बेशकीमती बताया गया है। ऐसा क्यों?
क्या खास है उसमें? हाँ, सीपियों का शिल्प वो शायद यहाँ का सबसे अनूठा और सबसे महत्वपूर्ण हस्तशिल्प कह सकते हैं, क्योंकि द्वीपों के किनारों पर तरह तरह की खूबसूरत सीपियां मिलती हैं। टर्बो, नॉटिलिस, म्यूरेक्स और भी कई तरह की, वो वहाँ प्रचुर मात्रा में है। तो यहाँ के कारीगरों ने इन सीपियों का इस्तेमाल करके कमाल की चीजें बनाने में महारत हासिल कर ली है। अंगूठियां, झुमके, लैंप, एस्ट्रे और भी न जाने क्या क्या सजावटी सामान बनाते हैं इनसे। बहुत बारीक काम होता है। वाह। और ये उत्पाद न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बिकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इनकी बहुत मांग है। ये वाकई प्रकृति की देन को कला में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो मानना पड़ेगा। तो आज के समय में इन सब बातों का क्या मतलब है? ये द्वीप सांस्कृतिक रूप से किस दिशा में जा रहे हैं? क्या इस अनूठी संस्कृति को सहेजने और इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। प्रशासन जो है वो इन द्वीपों को एक सांस्कृतिक संगम स्थल के रूप में सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल। ये हर साल जनवरी में होता है। आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल? हाँ, ये एक बड़ा आयोजन होता है जिसमें द्वीपों की उपलब्धियों, यहाँ की कलाओं, यहाँ की मिली-जुली संस्कृति, इन सब का जश्न मनाया जाता है। बहुत सारे कलाकार हिस्सा लेते हैं। अच्छा। इसके अलावा भी कई फेस्टिवल होते हैं, जैसे अप्रैल में बीच फेस्टिवल होता है, सितंबर में फूड फेस्टिवल होता है जिसमें खासकर समुद्री भोजन को बढ़ावा दिया जाता है, और मॉनसून के दौरान अगस्त में म्यूजिक फेस्टिवल भी होता है। काफी कुछ होता रहता है मतलब। जी, ये सारी कोशिशें जो हैं वो द्वीपों की सांस्कृतिक जीवंतता को बनाए रखने में मदद करती हैं और दुनिया के सामने यहाँ की खासियत को लाने में भी। साथ ही स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी एक मंच मिलता है। वाकई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कहानी कितनी दिलचस्प है। सदियों पुरानी जनजातियों से लेकर आज के आधुनिक त्योहारों तक इतिहास, प्रकृति और अलग-अलग संस्कृतियों के मेल से बना एक सचमुच अनूठा गुलदस्ता है ये। हमने देखा कि कैसे एकांतवास ने कुछ अनोखी परंपराओं को जन्म दिया और फिर कैसे बाहरी दुनिया के संपर्क ने नए रंग भरे, जिससे भारत का एक लघु रूप तैयार हो गया। हाँ, और यहाँ सबसे आकर्षक बात शायद यह है कि यहाँ की जो स्वदेशी संस्कृतियाँ हैं और जो बाहर से आकर बसे लोग हैं, दोनों की ही एक कह सकते हैं जीवटता है, एक लचीलापन है। उन्होंने न सिर्फ साथ रहना सीखा है, बल्कि मिलकर कुछ नया और अनूठा भी रचा है। ये उनकी कला में, उनके शिल्प में, उनके त्योहारों में, हर चीज़ में नजर आता है। परंपरा और आधुनिकता यहाँ वाकई साथ साथ चलती दिखती हैं। सही कहा। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार सोचने के लिए, इन द्वीपों की प्राचीन स्वदेशी विरासत और विविध बसे हुए समुदायों के इस अनोखे मिश्रण को देखते हुए भविष्य में ये सांस्कृतिक ताना बाना कैसे विकसित हो सकता है, खासकर जब कनेक्टिविटी और टूरिज्म लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ इस लघु भारत की पहचान को बढ़ावा देना जरूरी है और दूसरी तरफ जो विशिष्ट जनजातीय और स्थानीय परंपराएं हैं उनको सहेजना भी उतना ही जरूरी है। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है।